हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कृतिका भाग 2 के ऊपर। इसके अंतर्गत हमें कुल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय और ये औपन्यासिक कृति के रूप में लिखी गई है। दूसरा चैप्टर है जार्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर और ये कहानी विधा में है। तीसरा चैप्टर है ताना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु काकरिया, जो कि यात्रा वृत्तांत है। चौथा चैप्टर है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ये औपन्यासिक कृति है। और पांचवा चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके लेखक हैं अज्ञे और ये निबंध विधा में है। तो ये पांचों चैप्टर जो कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं के क्लास में लगा हुआ है, और इससे पहले हमने कृतिका भाग 1 पर भी विचार कर लिया है। आप लोगों को समय निकालकर उसे देखना चाहिए। तो इन पांचों चैप्टर की रूपरेखा आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आगे हम इस पर विस्तार से बात करें तो ये जो पांचों चैप्टर लगे हुए हैं, ये अपने कथ्य और शिल्प तथा प्रस्तुति में विशेष स्थान रखते हैं। देहाती दुनिया और बहती गंगा जैसी कृतियां एक अलग तरह की विषय वस्तु और कथा शिल्प की प्रयोग धर्मिता के कारण साहित्य जगत में चर्चित रही। इनके बारे में कहा गया है कि जिस तरह शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की बहती गंगा का कोई दूसरा मॉडल नहीं है, उसी तरह देहाती दुनिया भी अपने ढंग की अकेली औपन्यासिक कृति है। इन रचनाओं से एक एक अंश आपके सिलेबस में संकलित किए गए। इसी तरीके से हम बात करें तो मधु काकरिया का यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी भी इंपॉर्टेंट है। कमलेश्वर की कहानी जार्ज पंचम की नाक और अज्ञे का आत्मकथात्मक निबंध मैं क्यों लिखता हूँ, इन सभी अध्यायों के माध्यम से पाठकों का विचार बोध, भाव बोध और भाषा बोध समृद्ध होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि रुद्र का पूरा नाम क्या है। तो आप देख रहे हैं कि शिव प्रसाद मिश्र यहाँ पर लिखा गया है। आप जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो शिव प्रसाद नाम से कई व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। दूसरे शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, यहाँ पर शिव प्रसाद मिश्र का नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्रमशः हम चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था, जिसको कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक तथ्य कि वे बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए, और बहुत संयोग की बात है कि वो जिस कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे, वर्तमान समय में मैं भी उसी कॉलेज में कार्यरत हूँ। तो जब भी बोर्ड पर मैं नाम देखता हूँ तो शिव पूजन सहाय, एक गर्व महसूस होता है कि जो एक साहित्यकार जो कि हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखे हैं, उन्हीं की परंपरा में हम भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिव पूजन सहाय स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे और वहां त्याग पत्र दे दिए इस सरकारी नौकरी से। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है कि शिवपूजन सहाय ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। जागरण का किया, हिमालय, माधुरी, बालक, ये सब परीक्षाओं में एकदम से पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो जागरण है यहाँ पर इससे संबंध निराला का भी रहा है, प्रेमचंद का भी रहा है, और देख शिव पूजन सहाय का भी रहा है। और मतवाला, जैसा कि आप जानते हैं कि निराला की जिस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस किया था, मतवाला में उसका प्रकाशन हुआ था बाद में चलकर। बात करें तो शिव पूजन सहाय मुख्यतः गद्य लेखक के तौर पर जाने जाते हैं। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं।
तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। कई बार ये सवाल पूछा गया कि स्मृति शेष किसकी रचना है, वे दिन वे लोग किसकी रचना है, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया तो फेमस है, आप जानते ही हैं कि इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, जिस पर कि हम बात आगे करेंगे। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई। शिवपूजन रचनावली निकली हुई है जो कि 4 खंडों में, ये आपको ध्यान में रखना है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। यानी कि शिवपूजन सहाय की रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें लोक जीवन और लोक संस्कृति का पुट दिखाई पड़ता है। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। आपके सिलेबस में जो चैप्टर लगा हुआ है माता का आंचल, यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संदेश दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपड़ गवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है, तो इसको ध्यान में आपको बिल्कुल भोलानाथ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। तो आपको एक एक जो यहाँ पर पॉइंट्स बताया गया है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब प्रश्न सीधे सीधे नहीं आएंगे, बल्कि प्रश्न पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, उन 4 ऑप्शन पे भी 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही है। इस टाइप से ए बी सी तीनों सही हैं, ए और बी सही है। जिस टाइप से आप यूजीसी एनटीए का पेपर देखते होंगे उसी टाइप से आप क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। तो एक एक चीज आप ध्यान में रखती जाइए। आगे बात करते हैं हम कमलेश्वर के ऊपर। कमलेश्वर की रचना लगी है जॉर्ज पंचम की नाथ। तो जैसे ही इस रचना को आप सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा होगा, शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, तो अब तक अपने दिमाग में उसको रखिए। हम अभी बात करते हैं कमलेश्वर के ऊपर। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर उन्होंने काम किया। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख रहे हैं। खासतौर से सारिका का नाम, जब आप नई कहानी आंदोलन पढ़ेंगे तो सारिका का नाम वहां पर आता है। तो ध्यान में रखिए कि ये कमलेश्वर द्वारा संपादित थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। नई कहानी आंदोलन के अगुवा के तौर पर भी इनको जाना जाता है, जिसमें राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर का नाम प्रमुख है। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाओं पर बात करें तो इसमें इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, जिसमें है राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। उपन्यास की बात करें तो वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान प्रमुख है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रावृत्त और संस्मरण भी लिखे। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया गया है। आज की महानगरी सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा है और व्यक्त किया है। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कस्बाई जीवन पर सबसे ज्यादा किसने लिखा है, तो वहां पर कमलेश्वर का नाम आ जाता है। सन 2007 में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। जो चैप्टर लगा हुआ है जॉर्ज पंचम की नाक, जैसा कि मैंने बताया कि शिव शंभू की तरह ही ये भी एक व्यंग्यात्मक तरीके से है। वो इस चैप्टर में लिखते हैं कमलेश्वर कि हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में
सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हर समय में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कि अपने समय की कोई भी चीज जो व्यावसायिकता के हद को पार कर जाती है तो उस पर सवाल करना शुरू कर देता है। जैसे कभी कभी आप मुझे भी देखते होंगे कि मैं भी कोचिंग इत्यादि के बारे में कई बार लिख देता हूँ कि शुरुआत में अच्छा व्यवहार, बाद में अ, अत्याचार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध कमलेश्वर भी खड़े थे। खैर, हमें ध्यान में रखना है कि जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है और इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है और इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। बाकी अंग्रेजी आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग उसको महसूस नहीं कर पा रहे थे। औपनिवेशिक दौर और विदेशी आकर्षण में ही फंसे हुए थे, उसी पर चोट किया है हमारे कहानीकार कमलेश्वर। अब बात करते हैं मधु कांकरिया के ऊपर। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी की थी। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो उपन्यास के रूप में पत्ताखोर इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। कहानी संग्रहों की बात करें तो सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती, इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी की रचनाओं में, उनकी यात्राओं में, दूर दूर की यात्राओं में उनको ले जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो रचना लगी हुई है साना साना हाथ जोड़ी, इसमें पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य की उन्होंने बात की है। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के बारे में। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हो। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। हालांकि जब भी यायावर की बात की जाती है तो वहां पर अज्ञेय का नाम आ जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि महिला यायावरी के रूप में मधु काकरिया का नाम आ रहा है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती हैं कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं। सृष्टि की समग्रता का एहसास भी होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। तो मधु काकरिया का जो भी यात्रा वृत्त लगा हुआ है उसको हम देख सकते हैं कि उसमें सिक्किम और हिमालय के बारे में चित्रण किया गया है। आगे बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो आपको ध्यान में रखना है कि रुद्र का पूरा नाम शिव प्रसाद मिश्र है। इनका जन्म सन 1911 में काशी में हुआ, जो कि वाराणसी के नाम से फेमस है, और उच्च शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज और बीएचयू से हुई। रुद्र जी स्कूल में, विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और कई पत्रिकाओं का इन्होंने भी संपादन किया। अनेक भाषाओं के जानकार होने के साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार के रूप में फेमस रहे। आप देख लीजिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं शिव प्रसाद मिश्र। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें है बहती गंगा, सुचिताच जो कि उपन्यास के तौर पर है,
ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा पचीसी, गीत एवं व्यंग गीत संग्रह। उनकी अनेक संपादित रचनाएं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे, यानी कि काशी नागरी प्रचारणी। तो आपके दिमाग में काशी नागरी प्रचारणी का जो भी स्थापना वर्ष है वो दिमाग में आ गया होगा, और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे वो भी दिमाग में बैठ गया होगा। इनका देहांत सन 1970 ईस्वी में हो गया। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे, और उनकी यह निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई, विशेषकर उनकी अनुपम कृति बहती गंगा में। तो इसको ध्यान में रखना है कि बहती गंगा किसकी रचना है। बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं तो कुछ उसे कहानी संग्रह भी मानते हैं, तो ये कंफ्यूजन है, लेकिन ये आमतौर पर उपन्यास के रूप में ही शामिल रहता है। जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यही ठैया झुलनी हेरानी हुरामा, इस पर आपने गीत भी सुना होगा। तो इस चैप्टर में बात करें तो सन 1952 में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी माने जाने वाली कृति बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह की अनेक झांकियां हैं, जिसमें से एक झांकी है यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, यानी कि हे राम इसी स्थान पर मेरी झुलनी नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहने जाने वाला गहना खो गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 200 वर्षों के इतिहास को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ, और ये जो चैप्टर है बहती गंगा से लिया गया है। काशी की बेफिक्री अक्खड़पन बोली बानी का अपना एक रंग है, और इसी रंग से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए यह कहानी संकलित की गई, यानी कि एनसीईआरटी में इसके रखने का एक उद्देश्य ये है कि आप काशी से परिचित हो जाएं। इस चैप्टर में यथार्थ और आदर्श, दंत कथा और इतिहास, मानव मन की कमजोरियों और उदात्ताओं की अभिव्यक्ति हुई है, और यह सब अभिव्यक्त हुआ है अपने विशिष्ट भाषागत प्रयोग एवं शैली शिल्प की नवीनता में। यह कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी को अंजाम देती है। बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है, गौन हारिन परंपरा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने किस परंपरा की बात की है, गौन हारिन परंपरा की, जिसमें दुलारी बाई को उस परंपरा में बताया गया है। और उसका परिचय एक संगीत कार्यक्रम में 17 वर्षीय टुन्नू से होता है, जो संस्कृत में उसका प्रतिद्वंदी था। टुन्नू और दुलारी के बीच विकसित होता यह प्रेम गोपन है, और प्रकट भी, मानवीय भी है और अति मानवीय भी, अस्वीकृत भी और स्वीकृत भी, वैयक्तिक भी और सामाजिक भी। तो बहुत बड़ी बात इन पंक्तियों में कही जा रही है कि दुलारी जो कि संगीत गायन परंपरा से जुड़ी हुई है, टुन्नू भी उसका प्रतिद्वंदी के तौर पर है, लेकिन दोनों में आपसी जो संबंध है कि प्रेम है नहीं भी है, प्रकट भी है नहीं भी प्रकट है, मानवीय भी है अति मानवीय भी है, स्वीकृत भी है अस्वीकृत भी है, वैयक्तिक भी है सामाजिक भी है। तो दोनों पक्षों को इसमें दिखाया गया है। अपने सारे अंतर्विरोध साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम का अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाना ही इस कहानी को एक नया स्वर देता है। मतलब दो व्यक्तियों के बीच का जो प्रेम है वो देश प्रेम में बदल जाता है। इस कहानी के लिए ये एक तरीके से नया दृष्टिकोण, नया स्वर है। लेखक ने यहाँ तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर्मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रतिक्षोभ और पराधीनता के जुए को उतार फेंकने की उत्कट लालसा और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहानी एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिसमें सच न छापने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये था शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का चैप्टर। यही चैप्टर का नाम था यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। ठीक है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है दुलारी बाई का, टुन्नू का नाम ध्यान में रखना है, और कैसे विषय वस्तु में बदलाव हो जाता है, और एक संपादक का दोहरा चरित्र भी इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं अज्ञेय के ऊपर। अज्ञेय पर आपने बहुत पढ़ा होगा, इनकी कविताओं को पढ़ा होगा, उपन्यासों को पढ़ा होगा, कहानी को पढ़ा होगा। आपके चैप्टर में एक बहुत ही विशेष चैप्टर लगा हुआ है, उस पर बात करेंगे सिलेबस में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है। सन 1911 में इनका जन्म हुआ देवरिया जिले में, जो कि अब कुशीनगर के इलाके में पड़ता है। कसिया नामक गांव है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई, और ये बीएससी लाहौर से किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल में भी जाना पड़ा, और कैसे इनका नाम अज्ञेय पड़ा वो सब आप कहानी
आप जानते होंगे कि जैनेन्द्र ने अज्ञे नाम दिया हुआ था जेल से इनकी रचना छापने के लिए। प्रेमचंद जब हंस में एक रचना को छाप रहे थे, तो साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी भी। आजादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञे का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में काम किया। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो काव्य संग्रह में भग्नदूत, चिंता, अरिओ, करुणा प्रभामय, इंद्रधनु, रौदे हुए, आंगन के पार द्वार प्रमुख रहे हैं। उपन्यासों की बात करें तो शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी भी रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी किताब में 2 ही दिया हुआ, तो हमने भी 2 ही रखा। कहानियों के बारे में बात करें तो विपथका, शरणार्थी, जयदोल कहानियां प्रमुख रही हैं कहानी संग्रह। निबंधों में कई निबंध नहीं थे, लेकिन यहाँ पर त्रिशंकु और आत्मनेपद का ही जिक्र किया गया है। यात्रावृत्त के बारे में बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद इनका यात्रावृत्त है। तो ध्यान में रखिए कि ये या अरे यायावर रहेगा याद संस्मरण न होकर यात्रावृत्त है। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तक सहित 4 संपादकों का 4 सप्तकों का इन्होंने संपादन किया, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अज्ञे को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका निधन 1987 में हो गया। बौद्धिकता की छाप अज्ञे के संपूर्ण लेखन में मिलती है और उनके लेखन के मूल में वैयक्तिकता की पहचान की समस्या है। और वो लिखते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ। इससे पहले आपने शमशेर बहादुर सिंह का एक चैप्टर पढ़ा था कि आखिरकार मैं हिंदी में कैसे आया, और यहाँ पर देखिए आगे लिख रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। हिंदी में एक समय में इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है। आगे का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 समस्याओं को उठा गया है। लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, लिखने का उद्देश्य क्या है। आगे ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसके लेखन के लिए उसको मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। आगे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुभव, अनुभूति को आपको ध्यान में रखना है। यज्ञ का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तब रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूतियों में रूपांतरित होता है। और इसको समझाने के लिए अज्ञे ने हिरोशिमा नामक कविता को उदाहरण के तौर पर रखा हुआ है। तो ध्यान में रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि मैं क्यों लिखता हूँ में अज्ञे ने किस कविता का उदाहरण दिया है। बाकी अनुभूति के बारे में चर्चा किया है, संवेदना के बारे में चर्चा किया, भाव जगत के बारे में चर्चा किया, और लेखक का क्या लिखने का कारण रहा है, क्यों लिखता है और उसका उद्देश्य क्या रहा है। इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे और मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर के बारे में भी जान गए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश की थी कि कृतिका भाग 2 में जितने भी चैप्टर लगे हुए हैं, कुल 5 चैप्टर लगे हुए थे, उनसे आपका परिचय करा दें। कम समय में आप कैसे उन चैप्टर से परिचित हो जाएं, ये मेरी कोशिश रही है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।